हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, इसका पार्ट 1, 2 और 3 चैनल पर जा चुका है। लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट 4। ठीक है, चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है तो इसके लिए मैंने इसको पार्ट्स में ही कवर किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसका पार्ट 4 शुरू कर रहे हैं। इसमें आता है टॉपिक पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग क्या होती है और वोट्स की काउंटिंग क्या होती है, इसको शुरू करेंगे आज हम। तो द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। फाइनल स्टेज जो होती है इलेक्शन की वो तब होती है जब वोटर्स जो होता है अपना वोट जो है डालता है या फिर उसको पोल करना कहते हैं, है ना। तो दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। इस दिन को इलेक्शन डे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एवरी पर्सन हुज नेम इज द ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू द नियर बाई पोलिंग बूथ सिचुएटेड यूजुअली इन अ लोकल स्कूल और अ गवर्नमेंट ऑफिस। तो हर व्यक्ति जिसका वोट है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी जो पोलिंग बूथ पर जाएगा अपना वोट डालने के लिए। और वो कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं किसी लोकल स्कूल में या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हर, पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट। एक बार जब वोटर जो है वोटर लिस्ट में जिसका नाम होता है, वोट देने वाला पर्सन यानी कि वोटर, जब वोटर एक बार इलेक्शन के लिए चला जाता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वहाँ पर बैठे हुए, उनकी ड्यूटी होती है वहाँ पर इलेक्शन में। तो वो उसकी फिंगर पर एक मार्क लगाते हैं वहाँ जाकर और उसको वोट डालने के लिए अलाउ करते हैं। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे। हर पार्टी का एजेंट, उसको एजेंट बोला जाता है, हर पार्टी का कार्यकर्ता या फिर एजेंट वहाँ पर जो है पोलिंग बूथ पर होता है। जैसे मान लीजिए कुछ बीजेपी के बैठे हैं, कुछ कांग्रेस के बैठे हैं, कुछ किसी और पार्टी के बैठे हैं, इस तरीके से वहाँ पर एजेंट होते हैं। वो ये देखते हैं वहाँ पर कि पोलिंग बूथ पर कुछ गड़बड़ ना हो और फ्री और फेयर जो इलेक्शन वहाँ पर सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, चलिए earlier the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper। पहले क्या होता था, पहले वोटर्स यूज करते थे, एक पेपर होता था, पेपर पे उसकी उनकी पार्टी का सिंबल लगा होता था। कैंडिडेट जो खड़ा होता था उनकी पार्टी का सिंबल होता था, उनका नाम होता था। पहले उस पर स्टैंप लगाई जाती थी। स्टैंप लगाकर उसको फोल्ड करके जो है बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता था। अब बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद पार्टी नेम एंड सिंबल्स आर लिस्टेड। ओके, मतलब उस पर जो नाम होगा पार्टी का, इस तरीके से होता था बैलेट पेपर पर। नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। लेकिन अब क्या है, अब ईवीएम आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है जो ये सब वोट्स का रिकॉर्ड रखती है। द मशीन शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल्स। मशीन के अंदर क्या होता है, मशीन के ऊपर नेम ऑफ द कैंडिडेट्स का नाम लिखा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाम है और यहाँ पर उसकी पार्टी का सिंबल होता है। ठीक है, तो देखकर हमें बस बटन दबाना होता है जाकर। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही उनके जो सिंबल्स हैं वो अलॉट किए जाते हैं। ऑल दैट द वोटर हैज़ टू डू इज टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वांट्स टू गिव हर वोट। तो क्या है, उसके सामने लिखा होता है, तो हमें बस जाकर जो वोटर्स को जाकर वहाँ पर जो है नंबर को, बटन को प्रेस करना होता है कि हमने किसको वोट देना है। वंस द पोलिंग इज ओवर ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड एंड टेकन इनटू अ सिक्योर प्लेस। एक बार जब इलेक्शन हो जाता है, उस दिन पूरे दिन इलेक्शन होता है, उसके जब वोटिंग हो जाती है तो क्या होता है, ईवीएम को किसी सिक्योर प्लेस पर रख दिया जाता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है। फिर क्या होता है, अ फ्यू डेज लेटर ऑन अ फिक्स डेट ऑल द ईवीएम्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी आर ओपन एंड द वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड। उसके बाद क्या होता है, उसको कुछ दिनों बाद ईवीएम को जो है एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो ईवीएम्स होती हैं उनको खोला जाता है। उसके बाद उनकी वोटिंग की जो वोट की काउंटिंग होती है। द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर इज टू एंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपर्ली। और वहाँ पर हर पार्टी का एजेंट जो है वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर होता है। और वो क्या करता है, वो ये देखता है कि जो वोटिंग है वो प्रॉपर्ली हुई थी और जो काउंटिंग है वो प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही है। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड इन अ जनरल। जो कैंडिडेट्स होता है, ठीक है, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा वोट उसको मिले होते हैं वही उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाता है। इन अ जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेक्स प्लेस इन द। और जनरल इलेक्शन में क्या होता है, सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो वोटिंग होती है, जो ईवीएम मशीन जब खुलती हैं, जो उनकी काउंटिंग होती है वो सिर्फ एक ही दिन होती है। सारी सेम टाइम होगी, सेम डे होगी। टेलीविजन चैनल्स, रेडियो और न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट दिस इवेंट। इस दिन क्या होता है, आपने सुना भी होगा, अब तो आप थोड़े से बड़े हो गए हो, वोट नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी इतना तो पता ही है कि जब इलेक्शन डे वाले दिन काउंटिंग होती है तो आप टेलीविज़न पर
है ना, रेडियोज़ में लगातार जो है इलेक्शन का सुन सकते हो, ठीक है। तो न्यूज़पेपर रिवॉर्ड, इस दिन वो पूरे दिन जो है न्यूज़पेपर्स होते हैं, रेडियो चैनल वाले होते हैं, टेलीविजन होते हैं, सब लोग फ्री होते हैं उस दिन इलेक्शन की डिबेट सुनाने के लिए, इलेक्शन की काउंटिंग का रिजल्ट सुनाने के लिए कि कौन सी पार्टी को कितने वोट्स मिले। Within a few hours of counting, all the results are declared and it becomes clear as to who will form the next government. और कुछ ही घंटों में क्या होता है, काउंटिंग जो है होने लगती है और रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाते हैं और ये निश्चित हो जाता है कि कौन सी पार्टी की जो है अगली सरकार बनेगी, क्योंकि जिसको ज़्यादा वोट मिले वही सरकार बनेगी, वही सत्ता में आएगी, है ना। इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आता है व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। हमारे इलेक्शन, इंडिया में जो इलेक्शन है उसको डेमोक्रेटिक क्या बनाता है। तो वी गेट टू रीड अ लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। हमने जो है इलेक्शन में बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा है। न्यूज़पेपर्स आर टेलीविजन रिपोर्ट्स ऑफन रिफर टू सच एलिगेशन, मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट ऑफ द फॉलोइंग। इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स भी है, जैसे कि इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट में क्या होता है, जो वैसे नेम्स हैं, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स, जो गलत नेम्स हैं उनको हटाया जाता है और जो सही नेम्स हैं उनको लाया जाता है। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी, किसी रूलिंग पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट फैसिलिटीज का मिसयूज, है ना, एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज, किसी भी पार्टीज के द्वारा या कैंडिडेट्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का यूज़, एंड इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रीचिंग ऑन द पोलिंग डे, और क्या होता है वोटर्स का इंटिमिडेशन और पोलिंग डे पर जो है धांधलेबाजी ना हो। ये सब चीज़ें जो हमारे देश में इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं, मतलब ये सब चीज़ें नहीं होंगी। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है, हमारे देश में नहीं होता है ऐसा, लेकिन बहुत ही रेयर केस में होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं हमारे देश के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं, ठीक है। मतलब कि जो कैंडिडेट है ज़्यादा पैसा नहीं यूज़ कर सकते, है ना, वोटर लिस्ट में जो नाम है उसके हिसाब से नाम वो पढ़ें, और जो पोलिंग बूथ है उस पर ज़्यादा बूथ कैप्चरिंग ना हो, वहाँ पर धांधलेबाजी ज़्यादा ना चले, इस तरीके से होता है। तो मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स। क्या होता है कि इसमें से बहुत सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो करेक्ट भी होती हैं, कि कहीं कहीं पर जो है ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं ऐसा हो जाता है, लेकिन क्या है, हम जो है इस बात से बहुत नाखुश होते हैं, हमें बहुत दुख होता है कि जब हम इस तरीके की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। तो बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ इलेक्शन। तो क्या है, लेकिन फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से ऐसा ज़्यादा होता नहीं है, ऐसा बहुत कम रेयर केसेस में होता है, लेकिन हमारे इतना ज़्यादा नहीं होता है। भाई हो गया कि मान लीजिए 45 पोलिंग बूथ है, मतलब एग्जाम्पल बता रही हूँ, 45 पोलिंग बूथ है तो उसमें से 40 अच्छे से निकल गए, 5 पर हो गया, ऐसा तो ऐसा नहीं होता है। This becomes clear if we ask a basic question: Can a party win an election and come to the power not because it was popular support but through electoral practices? तो क्या कोई पार्टी एक इलेक्शन जीत सकती है अगर वो कम टू द पावर नॉट बिकॉज इट हैज़, कि अगर उसको पॉपुलर सपोर्ट लगातार मिलता रहा तो क्या वो पार्टी लगातार जीत सकती है। जैसे मान लीजिए बीजेपी पहले थी 5 साल पहले, इसके बाद फिर बीजेपी आई, तो क्या ये पॉपुलर सपोर्ट के बिना आई है या इसके काम अच्छे हैं जो इसलिए ये बीजेपी दोबारा आई है। तो दिस इज अ वाइटल क्वेश्चन, लेट अस केयरफुली एग्जामाइन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर एक पार्टी जो है रूलिंग पार्टी दोबारा से जीत गई है तो इसके क्या क्या कारण है, क्या वो जीत सकती है, उसमें मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है या फिर कोई धांधलेबाजी हुई है, इस तरीके से। अब आता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ये क्या होता है। वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शन आर फेयर और नॉट इज टू लुक एट हु कंडक्ट्स द इलेक्शन। देखो एक तरीका है इसका सिंपल देखने का कि इलेक्शन जो है फेयर हुए हैं या नहीं, कि इसको देखने का कि इलेक्शन कौन करा रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन का ही सारा काम होता है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वो किसी के ऊपर भी अपनी मतलब वो किसी के प्रति जवाब दे नहीं है, कोई इससे क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने ऐसा क्यों किया है। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो इंडिपेंडेंट है। और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम, क्या गवर्नमेंट और जो रूलिंग पार्टी है वो उसको प्रेशराइज कर सकते हैं, मतलब जो पार्टी में सरकार है वो उसको प्रेशराइज कर सकती है। डू दे हैव इनफ पावर्स टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर, उसके जो इलेक्शन को कराने की फ्री और फेयर पावर है वो किसने दी इलेक्शंस को। डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर्स, क्या जो है वो इस पावर का सही से यूज़ करते हैं। तो द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस टू इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए तो जो ये आंसर है ये पॉजिटिव है। इन आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, हमारे देश में जो इलेक्शन होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कराए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल और इंडिपेंडेंट तरीके से कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। कौन कराता है, ये इलेक्शन कमीशन कराता है। इट इंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी इंजॉयज, ये बिल्कुल इस तरीके से हम इसको एंजॉय कर सकते हैं जैसे जुडिशरी होता है। जैसे
वो जुडिशरी के जज होते हैं उनकी बात माननी होती है, उस तरीके से हमें भी इलेक्शन कमीशन की बात माननी होती है। जो कैंडिडेट खड़ा होता है पार्टी का, उसको इलेक्शन कमीशन की बात माननी होगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है इस काम के लिए। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो द चीफ ओके इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं CES, क्या फुल फॉर्म है इसकी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, बट वंस अपॉइंटेड, लेकिन जब वो एक बार नियुक्त हो जाते हैं, अपॉइंट हो जाते हैं, तो उनको वो किसी की बात नहीं सुनते, उनकी बात को सबको ही सुनना होगा। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। तो वो ना तो प्रेसिडेंट की बात सुनेंगे, फिर ना ही गवर्नमेंट की। वो लोग उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि आपने इस स्टेट को इलेक्शन क्यों रखी, इस देश को काउंटिंग क्यों रखी, सब कुछ उन्हीं के अंतर्गत होता है। तो इवन इफ द रूलिंग पार्टी ऑफ द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, अगर रूलिंग पार्टी को गवर्नमेंट को पसंद नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन ये काम क्यों कर रहा है या ये क्यों नहीं कर रहा है, इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द CS। तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो CS को हटाएं। ठीक है, ऐसा बहुत कम रेयर केसेस में होता है। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर्स एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे देश में सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन है, जिसकी बात सबको माननी होगी। सब उसकी बात मानते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्रेसिडेंट हो, सबको उसकी बात माननी होगी। जो वही जो है इलेक्शन कमीशन जो है जवाबदेह नहीं है इस बात के लिए कि किसको, कि उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ठीक है, वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड में कुछ ऐसे ही कुछ ही ऐसे इलेक्शन कमीशन है जो इस तरीके की काम में सुचारू रूप से करते हैं। ठीक है, तो हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन है भारत का, वो सबसे अच्छा काम करता है। इलेक्शन कमीशन की बात उसको माननी ही होगी। तो क्या है, EC टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। देखो EC जो है इलेक्शन कमीशन जो है सारे डिसीजन लेता है ना, कि इलेक्शन कब कराना है, कैसे कराना है। मतलब अनाउंसमेंट जो से लेकर इलेक्शन की डेट्स की अनाउंसमेंट से लेकर इलेक्शन के रिजल्ट तक सब कुछ उसी के हाथ में होता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट्स। ये जो है इम्प्लीमेंट्स करता है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए हैं, उन्हें बनाए रखना है, एंड उनको वो पनिश भी कर सकते हैं, उनको वो दंड भी दे सकते हैं। जो कैंडिडेट होते हैं पार्टी के, या फिर कोई हिंसा फैलाना है तो उसको वो पनिशमेंट भी दे सकते हैं। थर्ड है, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द EC कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। इलेक्शन पीरियड के दौरान जो EC होता है इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट को ऑर्डर भी दे सकता है कि कुछ गाइडलाइंस उनको फॉलो करनी होंगी। टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर, की जिससे कि गवर्नमेंट जो है अपनी पावर का मिसयूज ना करे। और क्या है, अगर जरूरत पड़े तो वो ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनका ट्रांसफर भी करवा सकता है। व्हेन एन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द EC एंड नॉट द गवर्नमेंट। ठीक है, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, जब इलेक्शन ड्यूटी होती है तो गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क करते हैं किसके, इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जो काम करते हैं वो उनके अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो सारे उनके अंतर्गत काम करते हैं, यानी कि सब कुछ इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। वो स्वतंत्र है पूरी तरीके से, कि कोई कुछ नहीं कर सकता, कि एक बार अगर चीफ कमिश्नर जो नियुक्त हो गए तो सबको उन्हीं की बात माननी होगी, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। ठीक है, इन द लास्ट 25 ईयर्स और सो, पिछले 25 सालों से क्या हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन है मतलब उसकी पावर्स जो बड़ी हैं वो एक्सपेंड हुई हैं। इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू रिप्रीमेंड द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैप्स। ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि वो अपनी जो गवर्नमेंट है और जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पावर को बढ़ाए, उसको देखता है वो कि सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो। व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल कम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर इन सम बूथ्स, जब इलेक्शन कमीशन देखता है कि कुछ पोलिंग बूथ्स पर जो है वोटिंग ठीक तरीके से नहीं हुई है, तो वो दोबारा से इलेक्शन कराने की डिमांड कर सकता है। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द EC डज, बट दे हैव टू ओबे। रूलिंग पार्टीज जो होती हैं, जैसे लगातार जीतती चली आ रही है, अगर कहीं उसको इलेक्शन कमीशन को लगता है कि भाई यहाँ पर धांधलेबाजी हुई है तो दोबारा जो है वोटिंग होगी, तो रूलिंग पार्टीज को लगता भी है कि भाई इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है, ये सही नहीं कर रहा, लेकिन उनको उसकी बात माननी ही होगी। दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द EC वॉज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। अगर ये सब तब नहीं होता जब इलेक्शन कमीशन जो था इंडिपेंडेंट और पावरफुल नहीं होता, क्योंकि अब तो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है, इलेक्शन को कराना उसी का काम है, इसलिए वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है और पावरफुल है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। सॉरी, ये चलिए अब आता है टॉपिक पॉपुलर पार्टिसिपेशन।
Another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. देखो एक रास्ता और है, एक चेक द क्वालिटी की, इलेक्शन की क्वालिटी को चेक करना कि लोगों ने इसमें कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया है या नहीं. तो इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री एंड फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज. अगर ये इलेक्शन का प्रोसेस फ्री और फेयर नहीं होगा, अगर लोगों को लगने लगेगा कि भाई धांधलेबाजी हो रही है, वोटिंग मिक्स होकर हो रही है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, तो लोग इसमें ना बढ़ चढ़ का हिस्सा नहीं लेंगे. नाउ रीड दिस चार्ट्स एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट पार्टिसिपेशन इन इंडिया. देखो कुछ चार्ट है, इसको पढ़ेंगे और कुछ कंक्लूजन निकलेंगे इंडिया के पार्टिसिपेशन के बारे में जो वोटिंग हुई है. देखो क्या था 1991 में जो था वोटर का जो टर्न आउट था वो 56% था इंडिया में, है ना. इंडिया और यूके इस तरीके से ये था. तो देखो इंडिया में अब ये 2015 में बढ़ गया है, 56 से 66 हो गया है ये. तो यानी कि जो हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेशन है वो बड़ा है. तो फर्स्ट पर आता है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स. देखो वोटर्स होते हैं, वोटर लिस्ट में नाम तो बहुत होते हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग जो हैं वोट दे रहे हैं, तो इसको पता लगाने का काम को कहते हैं वोटर टर्नआउट फिगर्स. तो टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली cast their vote. Over the last 50 years, the turnout in Europe and North America has declined. Last 50 years में जो टर्नआउट था यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में बिल्कुल डेक्लाइन हो चुका है, और इंडिया में जो टर्नआउट है वो आइदर रिमेन स्टेबल फॉर और एक्चुअली गोन अप. इंडिया में जो टर्नआउट है वोटर्स का वो एकदम से बढ़ा है ना. मैंने दिखाया था चार्ट के साथ, वो एकदम से ग्रोथ हुआ है, यानी कि जो इंडिया में जो वोटर्स हैं वो बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं इस काम में. सेकंड है, देखो ये सेकंड जो चार्ट है इसका, वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड अस बाय सोशल ग्रुप्स के हिसाब से. जैसे सोशल ग्रुप है तो इंडिया में क्या है, जैसे अपर कास्ट में जो है 56% रहा है वोटर का टर्नआउट इस तरीके से, ओबीसी में 58%, एससी वाले 60% और एसटी में 61%. यानी कि जो वीकर सेक्शन है वो हमारे देश में ज़्यादा वोटिंग करते हैं, है ना. इस तरीके से ले लेंगे तो क्या है, इन इंडिया द पुअर इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन. हमारे देश में क्या है, जो वीकर सेक्शंस हैं जैसे कि लिटरेट और अंडर प्रिविलेज पीपल जो आते हैं वो ज़्यादा वोटिंग करते हैं. अकॉर्डिंग अगर कंपेरिजन करा जाए, जो रिच लोग होते हैं, रिच प्रिविलेज सेक्शन है, उनके हिसाब से जो वीकर सेक्शन है वो ज़्यादा वोटिंग करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन जो है अच्छा रहता है. दिस इज इन कंट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज. फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स वोट मच लेस देन द रिच एंड द वाइट पीपल. यूएस में अगर देखा जाए तो वाइट लोग ज़्यादा वोट करते हैं और ब्लैक 56 और हिस्पैनिक तो 28% रहते हैं. मतलब वहाँ पर जो है रिच और जो प्रिविलेज लोग हैं वो ज़्यादा वोटिंग करते हैं वीकर सेक्शन की अपेक्षा. ठीक है, सेकंड पॉइंट दिया जाएगा. ठीक है, और थर्ड देखेंगे इसका, सॉरी फर्स्ट हो गया है, सेकंड पॉइंट ये रहा, थर्ड नीचे ये रहा थर्ड. ठीक है, थर्ड आता है कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शंस. दे फील दैट थ्रू इलेक्शन दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिटिक्स एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम. कॉमन पीपल का कहना है कि भारत में क्या होता है, प्रेशर होता है कि जिससे कि वोटिंग ज़्यादा करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर वो लोग अपना प्रेशर जमा पाएंगे. दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन टू द कंट्री. उनका कहना है कि उनका जो वोट है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि इसी से जो है देश हमारा चल सकता है, देश का विकास हो सकता है. तो देखो 67% जो लोग हैं इस बारे में सोचते हैं, उनका सोचना यही है कि भाई वोटिंग डालना बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे वोट की वैल्यू है. 67% ऐसा सोचते हैं. 18% लोग जो है वो नहीं डालते हैं, 15% को तो पता ही नहीं है. ठीक है, देखो हैज़ इफेक्ट, यानी कि 67% का इफेक्ट है, और ये जो रेड वाला दिखाना हैज़ नो इफेक्ट, और जो येलो वाले हैं वो डोंट नो, वो नहीं जानते हैं कि देना भी है या नहीं देना. इस तरीके से चार्ट है ये. ठीक है, फोर्थ पर आता है द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स. कुछ सालों में क्या है, जो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़ी हैं. जैसे कि जगह जगह जो है इलेक्शन से जो प्रचार हो रहे हैं तो उसमें जो है लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, है ना. वो अपने मेंबर्स खड़े करते हैं, उनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उनके पास जाते हैं, उनकी पार्टीज़ में जो उनके भाषण होते हैं उनको सुनते हैं. तो ये काम भी बहुत ज़्यादा बड़ा है. ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शन मोर देन 1/3 ऑफ वोटर्स टुक पार्ट इन कंपेनियन रिलेटिव एक्टिविटीज. 2004 में क्या था, जो है 1/3 पार्ट जो है इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता था. मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टीज. 1 out of every 7 वोटर्स इज अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. तो वही है इसमें कि सारे जो वोटर्स हैं उनकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया है, उन्होंने जो बढ़ चढ़कर जो है इस काम में हिस्सा लिया. ठीक है, देखो 1996 में क्या था, जैसे कि मान लीजिए 8% ने लिया, 98 में 13 हो गया, 99 में 21, 2004 में तो 32% जो है पार्टिसिपेशन हुआ था. जैसे जगह जगह जहाँ से इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती थी, मान लीजिए रैली निकल रही है या कहीं पर प्रचार हो रहा है, तो उसमें जो है लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे. ठीक है, चलिए
अब टॉपिक आएगा एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। इलेक्शन जो आउटकम होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, उसको जनता स्वीकारती कैसे है ना, या फिर जो पार्टीज है वो कैसे स्वीकारती है, उनको तो स्वीकारना होगा ही, चाहे रिजल्ट कुछ भी निकला हो, है ना। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।